इतिहास के पन्नों में 2000 वर्षों तक गुमनाम रहने वाले एक महान सम्राट के बारे में जब दुनिया को पहली बार पता चला, पूरी दुनिया ने हैरान रह गई। पहली बार अंग्रेज इतिहासकार ए स्टार्लिंग के हाथ 1820 में एक ऐसा खजाना लग गया जो सोना चांदी से भी बेहद कीमती था। ईसा पूर्व पहली सदी में इस गुफा के ऊपरी शिला पर खुदवाया गया शिलालेख लिपि ब्राह्मी था और भाषा प्राकृत था। स्टार्लिंग ने इस अभिलेख के बारे में 1825 में छपी एशियाटिक रिसर्च वॉल्यूम 15 में लिखा है। कई दशक लग गए विद्वानों ने उसके ऊपर उस अभिलेख को समझने में और पढ़ने में। आखिरकार वो समय भी आ गया। 1885 भगवान लाल इंदिरा जी ने इसका अनुवाद पेश किया। इसके बाद तो इतिहास की दुनिया में जैसे कि हलचल मच गई। यह खोज हुई थी आज के उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा है जिसको हाथी गुफा कहते हैं। हाथी गुफा से इस अभिलेख मिला, इसीलिए इस अभिलेख को हाथी गुफा अभिलेख भी कहता है। इस अभिलेख ने बहुत सारे राज को उजागर किया। कलिंग की भौगोलिक स्थिति, कलिंग के राजाओं के बारे में बहुत कुछ इस अभिलेख से ही मिला। ऐसा एक महान सम्राट थे, महान सम्राट जो कलिंगाधिपति सम्राट अय्यर खारवेल का नाम। पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी में मिले अशोक के शिलालेख ने कलिंग के भीषण युद्ध का ब्यौरा तो दुनिया को पहले से दे दिया था, लेकिन वो युद्ध भौगोलिक स्थिति में कहाँ पर लड़ा गया था और किसी राजा के खिलाफ लड़ा गया था, इसके बारे में कोई एक भी शब्द नहीं मिल रहा था। यह भी अब तक की पता कि उस युद्ध के समय कलिंग की वास्तविक स्थिति क्या थी। 200 साल पहले मिले हाथी गुफा अभिलेख ने इसमें कई सारे सवालों और जवाबों को उजागर कर दिया। एक समय ऐसा भी था, भारत नाम को लेकर जब संविधान बन रही थी, संविधान सभा में एक ऐसा नाम भी था, भारत के नया नाम क्या दिया जाए। भारत के पास पौराणिक तथ्य तो था, लेकिन पुरातत्व के आधार पर कोई भी किसी भी तथ्य भारत के नाम से नहीं था। लेकिन हाथी गुफा की अभिलेख ने पहली बार उसी समय काम पे आया जब संविधान सभा में इसकी उल्लेख किया गया कि हाथी गुफा में मिली अभिलेख ने भारत का नाम भी मिलता है। तब संविधान सभा ने यह नाम भी निर्णय किया कि भारत को ही भारत रहना दिया जाए। इस अभिलेख ने महामेघवाहन के शासन के समय मगध साम्राज्य, नंदवंश और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का भी ब्यौरा मिलता है। डॉक्टर इंद्रमणि जेना और प्रोफेसर विजयनी महांती ने हाथी गुफा अभिलेख पर अपने शोध पत्र में बताया है कि उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में राजा खारवेल ने 117 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उनके दीवारों पर अलग अलग चित्र और प्राचीन चिन्ह भी मिलता है। बाद में खारवेल के बेटे उदयपसीर और पोते बदुक राय कहा जाता है। आज भी वहां पहुंचने वाले पर्यटकों को 100 साल ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में खड़े होने का अनुभव मिलता है। इस सभी रचनाओं के पुरातत्व के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हाथी गुफा को ही मानते हैं। हाथी गुफा के छत पर खारवेल ने 17 पंक्तियां खुदवाई। इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उस समय कलिंग पर चेदी राजवंश का ही शासन चल रहा था। अभिलेख में यह भी पाया कि कलिंग ने चेदी वंश के पहले शासक हुए महामेघवाहन। इसी चेदी राजवंश के तीसरे महान सम्राट थे खारवेल। कुछ इतिहासकार अनुमान लगाया है कि अशोक से युद्ध के समय कलिंग में राजा थे महामेघवाहन। आज की उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरियों में पहाड़ियों में जब खारवेल के शिलालेख मिला तो इतिहासकारों के प्राचीन भारत का भौगोलिक इतिहास समझने में आसानी हुई। हाथी गुफा अभिलेख ने इतिहास के कई कड़ियों को जोड़ने में मदद की। इस अभिलेख से भी पता चलता है कि खारवेल ने दूर दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस अभिलेख ने कुछ कथाओं का भी नया रूप दिया। मसलन अभिलेख के अनुसार दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर खारवेल का विस्तार हुआ। कई कथाएं आज भी मशहूर है कि खारवेल ने आज के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक अपनी विजय पताका फहराया था। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि ग्रीक आक्रमणकारी डिमिट्रियस पाटलिपुत्र की तरफ आ रहा है। खारवेल की वीरता और शौर्य की खबर सुन डिमिट्रियस घबरा गया और मथुरा की तरफ चल पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि डिमिट्रियस को सबक सिखाने के लिए खारवेल ने अपनी सेना के रूप मथुरा की ओर कर दिया। आने की खबर सुनते ही डिमिट्रियस बिना युद्ध किए भाग निकला। हालांकि हाथी गुफा अभिलेख में डिमिट्रियस का जिक्र जिस पंक्ति में किया गया उसके अनुवाद को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।
और यह भी साफ हो जाता है कि मगध पर दूसरे आक्रमण में खारवेल ने मगध के राजा बृहस्पति मित्र को हराया। हाथी गुफा में जो भित्ति चित्र मिलते हैं उसमें खारवेल के कदमों के नीचे झुके हुए किसी राजा का चित्र मिलता है। कुछ लोगों का मानना है यह डेमेट्रियस का हो सकता है, कुछ लोगों का यह भी मानना है यह बृहस्पति मित्र का हो सकता है। मगध को जीतकर सबसे पहला काम खारवेल ने जो किया था आज भी वो सराहनीय है। नंद राजकाल में कलिंग से पाटलिपुत्र लाई गई जैन तीर्थंकर की मूर्ति को वापस कलिंग में लाकर स्थापित करना, इस मूर्ति को जिन प्रतिमा कहा गया है। इसी के साथ खारवेल ने नंद राजा के काल में खुदवाई गई एक नहर को अपनी राजधानी की ओर विस्तार किया। उनके राज्य में जैन साधुओं का बहुत आदर किया जाता था। खारवेल ने सभी वर्गों के लिए उद्यान, तालाब और व्यापार बढ़ाने के उपाय किए थे। बहरहाल पहले 200 साल में पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में कलिंग पर हुए शोध अध्ययनों से इतना तो तय हो चुका है कि खारवेल प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। अभी भले ही उनके बारे में कम लोगों को जानने को सुजग मिला है, लेकिन अगर तथ्य के ऊपर इतिहास और व्यापारिकी किया जाए तो नई पीढ़ियों को दिलचस्पी मिल सकती है। सम्राट खारवेल के समय कलिंग की व्यापारिक स्थिति, ट्रेड के क्षेत्र में कलिंग ने इतने आगे जा चुका था और कलिंग तरक्की के राह पर आगे बढ़ चुका था। सम्राट खारवेल जैन धर्म को मानने वाले एक महान सम्राट थे। उनके समय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कलिंग एक महानतम राज्य में परिचित पा चुका था। उनके समय जलाशय के निर्माण, मंदिर के निर्माण और बड़े बड़े महलों के निर्माण और पहाड़ियों पर गुफाओं के निर्माण, साधु संतों की तपस्या के लिए गुफाओं के निर्माण किया जाता था। सम्राट खारवेल ने कहा जाता है कि भारत के कई सारे राज्यों के ऊपर आधिपत्य अपने विस्तार कर चुके। हालांकि इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत भी है, लेकिन आज हमको जो पता चला है खारवेल इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारी कहानी हम आपके सामने लेकर आएंगे, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्ति भी होगी। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।